बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कमर सोहरवर्दी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारा पहला लेक्चर है। हम कास्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कास्ट अकाउंटिंग जब हमने पढ़ी तो हमें बहुत मसला आया कि जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ और बहुत सारा काम जो है वो बहुत डिफरेंट था कास्ट अकाउंटिंग में। तो हमें 2-3 महीने तो कास्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ से जो है वो यूज़ टू होने में लग गया। इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि हम पहले कास्ट अकाउंटिंग की जो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो उसके मुख्तलिफ़ स्लैंग्स हैं, उनको हम पहले समझ लें और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलें। तो आज इस सिलसिले का हमारा पहला लेक्चर है। हमारे ये 4 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम कास्ट अकाउंटिंग की जो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कास्ट अकाउंटिंग की इटसेल्फ, क्या डेफिनेशन क्या है, कास्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते क्या हैं। जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारा कास्ट अकाउंटिंग में हम वही सब कुछ पढ़ते हैं जो कुछ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ टेक्निक्स और तरीके ऐसे एक्स्ट्रा होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि किसी चीज़ को बनाने में या बेचने में हमारी उसके एक पीस की कास्ट क्या आई और उसके टोटल जो प्रोजेक्ट बना या पूरी लाट जो बनी उसकी ओवरऑल कास्ट क्या आई, और एक महीने में, एक दिन में या एक साल में, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उस कास्ट का बिहेवियर क्या रहा, हम उसको एनालाइज भी करते हैं और उस एनालिसिस की बेस पे हम मुख्तलिफ़ डिसीजंस की जो है बेस मुहैया करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं मैनेजमेंट को या ख़ुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो उन रिपोर्ट्स की बेस पे ये डिसीजंस करना आसान होता है। सो इट इज़ एन एक्सपेंडेड फेज ऑफ अकाउंटिंग where the methods and techniques are same as in financial accounting, but these techniques have been amplified with a view to determine the cost of production per unit and in total for the specific period for analysis and decision making. So in this definition हमने देखा कि there are 3 main activities involved here। कौन सी हैं? एक तो ये है कि हम कास्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं इन कास्ट अकाउंटिंग में, उसको हम पहचानते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज़ बनाते हैं, उसको समराइज़ करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि एक चीज़ जो है उसकी एक पीस की, फ़र्ज़ करें हम पेंटें बना रहे हैं, 500 पीस का आर्डर है, तो हम ये देखते हैं कि एक पीस बनाने में कितनी कास्ट आई और 500 पीस बनाने में कितनी कास्ट आई और ये कितने दिनों में बना। इसको फिर लेटर ऑन हम एनालाइज़ करते हैं कि जी ये 15 दिनों में बना है, ये 10 दिन में बनना चाहिए था, इस पे 20 या 200 लेबर आवर्स लगे हैं जो कि 150 लगना चाहिए था, और ये जो हमारी टोटल कास्ट है ये हमें पड़ी है 850 की, ये पड़नी चाहिए थी हमें 825 की। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ैसले जो हैं वो हम लेटर ऑन इसी से कास्ट अकाउंटिंग से ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कास्ट को डिटरमिन करते हैं कि कास्ट आई कितनी, फिर स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि इसमें डेविएशन कितनी है या उसका एनालिसिस करेंगे कि जी ये जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ। तो तीसरे स्टेप में हम इसको कंट्रोल करने के लिए कास्ट की जो कंट्रोलिंग है उसके लिए भी हम मुख्तलिफ़ स्टेप्स जो हैं वो प्रोसेस जो हैं, टेक्निक्स जो हैं वो इसमें
सजेस्ट करते हैं और बनाते हैं, सिस्टम में इनपुट करते हैं, जिससे हमारा जो ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन कॉस्ट अकाउंटिंग बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। बजट में और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी हमें बड़ा कंफ्यूज किया करता था। बजट होता है जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजेरियली बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये एक पेंट जो है ये 860 रुपये की या 850 रुपये की बननी चाहिए, ये बजट है। लेकिन मार्केट में लोग जो हैं वो 800 रुपये की भी बना रहे हैं और मार्केट में लोग जो हैं वो 870 रुपये की भी बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यार चलें, जिस तरह की हम बना रहे हैं ये असूली तौर पे 830 रुपये की बननी चाहिए, लेकिन हमने 850 रुपये बजट रखा क्योंकि हमारे पास कुछ मशीनें जदीद नहीं थीं, कुछ इस तरह का इश्यूज़ थे। तो उसकी बेस पे हमने ये डिसाइड किया कि हम इसका जो बजट है वो 850 रुपये रखेंगे। लेटर ऑन हम बजट्स को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आगे जाके जब हम एनालिसिस की स्टेज में आएंगे तो उसमें बजट्स और स्टैंडर्ड्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका मकसद क्या होता है? टू कंट्रोल कास्ट, टू कंपेयरिंग विद एक्चुअल कास्ट विद द बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स and removing deviations if any. Thus cost is a major tool of controlling. ये जो मैनेजेरियली फंक्शंस होते हैं उसमें कंट्रोलिंग जो है वो एक फंक्शन है, जबकि दूसरे फंक्शंस जैसे प्लानिंग करना है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है या लीडरशिप मुहैया करना है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो मैनेजेरियल फंक्शंस कहलाते हैं। उसमें कास्ट जो है कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोलिंग फंक्शन का कास्ट अकाउंटिंग एक हिस्सा है। कंट्रोलिंग में और चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इट इज़ अ मेन एरिया जो कास्ट अकाउंटिंग है। कास्ट अकाउंटिंग में हम यूज़ करेंगे ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है कि जैसे हम कोई मेज़ बनाते हैं या कोई कुर्सियाँ बना रहे हैं या कोई गारमेंट्स बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप कोई कपड़े सिलवाते हैं, तो जो मेन फैब्रिक है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर आएंगे। वो जैसे आपने उसमें बटन्स लगाए हैं या उसमें धागा इस्तेमाल हुआ है तो मटेरियल, लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में है। इनकी क्वांटिटी डिटरमिन करना इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो मुश्किल होता है, या उसको मतलब इतनी मटेरियल अटेंशन नहीं दी जा सकती। इसी तरह डायरेक्ट लेबर जो है वो होती है वो दर्जी जो बैठ के सी रहा है, उसको कितनी टाइम लगा, उसको क्या पैसे दिए जा रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर क्या होगी? जैसे अगर कमर्शियल बुनियादों पे हो रहा है तो कौन जो है वो एक जगह से सामान को उठा के दूसरी जगह पे रख रहा है, जैसे फैब्रिक को ऑफलोड करना है, कटिंग करनी है, कटिंग पे मुख्तलिफ जो है फंक्शंस होते हैं कटिंग के इटसेल्फ। फिर ये है कि जी कटिंग से उठा के मशीन के ऊपर पहुंचाना है, फिर मशीन एक जगह से एक काम हो गया है तो वहाँ से उठा के दूसरे फटे पे लेके जाना है। ये इस तरह की जो काम होते हैं, ये जो लेबर कर रही होती है, ये पहचानना कि जी एक पेंट पे कितना काम हुआ वो किस बंदे का, वो मुश्किल होता है। ये इनडायरेक्ट लेबर में आ जाता है। तो ये जो इनडायरेक्ट लेबर है ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है ये बड़ी ब्रॉड टर्म यूज़ होती है। इसमें मेनली जितने इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, हम आगे जाके इनको डिटेल में देखेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से काम में हम किन चीज़ों को इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे और किन चीज़ों को, किन कामों को हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे।
और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है जो हमने किराए पर ली हुई है, तो उसका किराया जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। उसमें जो मंथली उसका बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। जो फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए कोई स्वीपर रखा हुआ है, कोई चौकीदार रखा हुआ है, या उसमें जितने भी इस तरह के फंक्शंस हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, वो सारे जो हैं वो एक्चुअली फैक्ट्री को मेंटेन, फैक्ट्री का फंक्शन स्मूथली चलाने के लिए हैं। तो वो सारे खर्चे जो हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे। इनको भी हम लेटर ऑन बड़ी डिटेल में देखेंगे। डायरेक्ट मटीरियल, ऑल मटीरियल्स दैट फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और उनका जो कहने के दैट आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल, तो हम इनसे कहेंगे कि दीज गुड्स आर डायरेक्ट मटीरियल्स। मतलब आसानी से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटें बनती हैं तो कपड़ा जो है वो डायरेक्ट मटीरियल है, और अगर फर्नीचर बन रहा है तो जो लकड़ी ख़रीदी गई है या जो शीटें हम ख़रीदते हैं वो डायरेक्ट मटीरियल हो जाएगा। इसी तरह आप जितने भी लेदर की अगर जैकेट्स बन रही हैं तो लेदर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। तो ये सारे जो मटेरियल्स डायरेक्टली, जो मेन मटेरियल है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर जो है वो जो मेन उस पर उसको जो शेप देने वाला बंदा है, जैसे मैंने मिसालें दी आपको अभी कि जो सिलाई करने वाला दर्जी है, जो मैन वर्कर है, उसकी जो सैलरी है या उसको जो हम पर पीस रेट पे दे रहे हैं, कुछ भी उसके साथ जो भी तरीक़ाकार उससे तय है, वो जो वर्कर्स हैं वो हैं हमारी डायरेक्ट लेबर। और जितने उनको हेल्प करने वाले हैं, जिसने एक मशीन से उठा के दूसरी मशीन पे पहुंचाया या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा, उस पर कोई नंबरिंग की, उस पर कोई पैटर्न डिज़ाइन करके दिया, ठीक है, या उस पर कोई और इस तरह की हेल्पिंग की, ठीक है, वो सारे जो काम हैं वो, या कोई चौकीदार है, सफाई करने वाला है, जो प्रोडक्शन को सुपरवाइज़ करने वाला है, यानी जिसके बगैर काम नहीं हो सकता मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो सारे जो हैं वो होंगे यहाँ डायरेक्ट लेबर में, कि ये बाकी जो हैं वो इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बड़ी ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सारी वो चीज़ें जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं हैं और डायरेक्ट लेबर नहीं है, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे सुपरवाइज़र है, फैक्ट्री के ऊपर जो टैक्सेस हैं, रेंट है, फैक्ट्री के अगर कोई रिपेयर करनी पड़ जाती है, बल्ब जल गया जी, ठीक है जी, ये मशीन का फलां पुर्जा है, स्पेयर पार्ट्स हैं, मैकेनिक है जो मशीनों को ठीक करने वाला है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे उसकी मेंटेनेंस के लिए जो कुछ भी खर्च होगा, अगर वो नहीं किया जाएगा तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, बाद में आपने मशीनरी बदलनी है, तो वो जो डेप्रिसिएशन पोर्शन है वो भी इसमें इनडायरेक्ट लेबर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत तंग करता था वो था कि जी कास्ट, हम जनरली डे टू डे लैंग्वेज में सोचते हैं कि कास्ट और एक्सपेंस में फ़र्क क्या है। कास्ट जो होती है वो एक्चुअली हम एक वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, एक चीज़ जब बन रही है या एक चीज़ जो परचेज़ और अभी हमारी मलकियत में है, तो वो जब हम कह लें कि कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे फैब्रिक ख़रीदा, तो फैब्रिक एक हमारा एसेट बन गया, उसको हम बेच के कैश ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो
जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं वो एक कास्ट हम उस पे लगा रहे हैं। जब एक चीज़ जो है वो हमारे एंटिटी से, बिज़नेस एंटिटी से निकल जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये अब हमारे ऑर्बिट से निकल गई है और इस पे जितने पैसे लगे थे वो अब एक्सपेंस बन गए हैं, वो हमारे एसेट नहीं रहा। तो हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है वो कहेंगे कि वो जो है एक्सपेंस हो गए, इतने एक्सपेंस हो गए। इसीलिए हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसको हम मैच करते हैं कि जी चीज़ बिकी कितने की। कास्ट ऑफ गुड जो है, जो सेल हो गई चीज़, वो बिकी 800, फ़र्ज़ करें 900 की बिकी या 1000 की पेंट बिक गई, तो उसको बनाने में जो पैसे लगे वो लगे 850 रुपये डायरेक्ट। अब 850 रुपये जो हैं वो हमारा एक्सपेंस है। जो पहले कास्ट थी उसके ऊपर वो हमने हर किस्म की कास्ट जो है वो कैसे 850 बने वो हम आगे जाके जर्नल एंट्रीज़ और फिर आगे कंपाइलिंग में कास्ट शीट में देखेंगे कि उसमें कैसे वो 850 रुपये बने। तो अब वो हमने बेची कितने की, 1000 की, तो 150 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से हम फर्दर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो अलहदा से निकालेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं है, उसकी एडवर्टाइजिंग पे हो सकते हैं, उसको सेल करने में हो सकते हैं, या ऑफिस मेंटेन करने में हो सकते हैं। तो इन लेक्चर्स, इन चीज़ों को हम कहेंगे कि ये हमारी जो है वो कह लें कि एक्सपेंस हो गया है, अभी ये कास्ट नहीं है। तो एक्सपायर्ड कास्ट जिसे हम कहेंगे कि ये हमने या बेच दिया या वो पीरियड गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 10 महीने गुजर गए या 1 साल गुजर गया, जितना भी हमने वो पीरियड फिक्स किया हुआ है, तो उसमें जो कुछ हमने बेच दिया था जो हमारे ऑर्बिट से निकल गया है वो एक्सपेंस बन गया। सो देखें ज़रा, हम अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कास्ट इज़ इनवेरिएबल एंड कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। यानी कास्ट जो है वो अगले साल में चली जाती है एज आ एसेट के तौर पे। ये करंट एसेट्स जो हैं हमारे, उसमें वर्क इन प्रोसेस जो है उसकी वैल्यू होती है वो आ जाती है, या इन टर्म्स ऑफ स्टॉक आ जाता है, वो एक्सपेंस नहीं होता। वेयर इज एक्सपेंस इज एक्सपायर्ड कास्ट विच इज़ matched with the revenue of current year to determine the profit of the year. Expenses are also called period costs. उस पूरे साल में कितनी कास्ट्स आई, हमने सोचा था इतनी आएगी, इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट होगा। ये जब हम एनालिसिस स्टेज पे आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम इसके वेरिएंस निकालेंगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दे आर charged to revenue in the same period, while costs, unlikely expenses, are first become inventory and then charged to profit when same is expired or sold. आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।